जी आ गए आप। आज कोई काम मिला? नहीं सरिता, सारा दिन यहाँ से वहाँ काम की तलाश में घूमता रहा, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। हे भगवान, अब क्या होगा जी। आज मकान मालिक आया था। वो अपने 4 महीने का बकाया किराया मांग रहा है। वो कह रहा था कि अब वो हमारी एक नहीं सुनेगा। अगर हमने कल सुबह तक उसका किराया नहीं दिया तो वो सब गांव वालों के सामने हमारा मुंह काला करके गले में जूते की माला पहनाएगा। हे राम, अब हम क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो काम नहीं मिल रहा, ऊपर से 4 महीने का किराया देना है। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? और अगर हमने उसके पैसे नहीं दिए तो वो लाला सबके सामने हमारी इज्जत उतारेगा। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा होगा हम इस गांव को छोड़ के चले जाएं। हाँ, हमें आज रात ही ये गांव छोड़ के जाना होगा। इसके बाद मगन अपनी 5 साल की सोई हुई बेटी निधि को गोद में उठाकर सरिता के साथ निकल पड़ता है। आधे रास्ते पहुंचने के बाद बादलों की तेज गड़गड़ाहट होने लगती है, जिससे घबराकर निधि जाग जाती है। बाबा, इतनी रात को इस जंगल से हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, तेरे इस गरीब बाप के कारण आज तुम दोनों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। आप ऐसा क्यों कहते हो जी? इसमें आपका क्या कसूर? वो इसी तरह बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी तेज बारिश होने लगती है। वो भागते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। अब हम कहाँ रहेंगे जी? यहाँ तो कोई ठिकाना नहीं है। हमारे पास तो बिस्तर तक भी नहीं है। पापा, पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो देखो, मिल गया रहने का ठिकाना। वो तीनों सामने बनी एक छोटी सी गुफा में रहने के लिए चले जाते हैं। आज रात हम यहीं सोएंगे। लेकिन हमारे पास कोई बिस्तर भी तो नहीं है जी। उसका भी कोई न कोई इंतजाम हो ही जाएगा। उस गुफा की थोड़ी दूरी पर एक कूड़े का ढेर होता है। मगन उस कूड़े के ढेर में से कुछ ढूंढता है, तभी उसे एक पिन्नी में एक बड़ी सी बोरी मिलती है। वो उस बोरी को लेकर आता है और उस गुफा के अंदर बिछा देता है। फिर वो तीनों उस बोरी बिस्तर पर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरा होते ही मगन काम ढूंढने चला जाता है, लेकिन उसे उस दिन भी कोई काम नहीं मिलता। उधर गुफा में भूखी प्यासी उसकी बेटी और पत्नी उसकी राह देख रही होती हैं। कुछ देर बाद मगन लौट आता है। बाबा आ गए। बाबा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बाबा, आप कुछ खाने के लिए लाए क्या? हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और बहुत भूख भी लगी है। नहीं बिटिया, कहीं कोई काम नहीं मिला। तुम ठहरो, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। मगन खाना ढूंढने गांव के अंदर जाता है, जहां एक घर के बाहर बनी गौशाला में जहां गायों के लिए कुछ बासी रोटियां डाली हुई थी, लेकिन गाय उन रोटियों को ना खाकर वहां रखी घास खा रही होती हैं। मगन चुपके से उन रोटियों को उठा लेता है और गौ माता से कहता है, हे गौ माता, हमें माफ कर देना, हमें इन रोटियों की बहुत जरूरत है। वो बासी रोटी लेकर गुफा में आता है और अपनी बेटी को खाने के लिए देता है। बाबा, ये तो चबाई नहीं जा रही, बहुत सख्त है। बिटिया, बासी होने के कारण सख्त हो गई होंगी। ला, मेरे पास थे, मैं अभी इन्हें नरम बना देती हूँ। सरिता उन रोटियों को पानी में भिगोकर निधि को खिलाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। रात को वो फिर से उस बोरी पर ठिठुरते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह फिर वो जब जागते हैं तो फिर वो खाने की तलाश में पास में रखे कूड़ेदान में से खाना ढूंढने लगते हैं। वहाँ खड़े उस गांव के कुछ लोगों की नजर उन लोगों पर पड़ती है। वो उनका बोरी का बिस्तर और कूड़े में रोटी ढूंढते हुए देखते हैं तो उन गांव वालों को उन पर दया आ जाती है। वो सब इकट्ठे होकर उनके पास जाते हैं। ये सब देखकर मगन उनसे कहता है, दरअसल हमारे ऊपर इतनी दिक्कतें आ गई थी कि हमें अचानक से यहाँ आना ही पड़ा। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। घबराओ नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। आप सब हमारे साथ आइए, हम आपको खाना देंगे। उसके बाद गांव वाले उनको अपने घर लेकर जाते हैं। फिर सब मिलकर उनके रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। साथ ही कुछ लोग उन्हें कंबल, बिस्तर, खाने पीने और ओढ़ने पहनने को कुछ कपड़े देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम इस गांव में आए थे तो हम सब बहुत डर गए थे, लेकिन आप लोगों ने हमारी मदद करके ये साबित कर दिया कि अभी भी इस दुनिया में इंसानियत बाकी है। सचमुच आप सबका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे।
तभी गांव का जमींदार उनसे कहता है, देखिए, मुझे अपने खेतों में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी चाहो तो मेरे खेतों में काम कर सकते हो। ये सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो दोनों जमींदार के खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। किरण की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई और वो अपने ससुराल आई। ससुराल में उसे बहुत प्यार मिला, लेकिन शादी से पहले से ही वो एक बात से हमेशा टेंशन में रहती थी। उसने सुना था कि जेठानियां बहुत तेज होती हैं और देवरानियों की बिल्कुल मदद नहीं करती। सासू माँ ने किरण को रोटी बनाने के लिए कहा तो किरण परेशान हो गई। किरण की जेठानी संगीता, जो घर की बड़ी बहू थी, हर काम में निपुण थी, खासकर रोटियां बनाने में। मैं क्या करूं? अब तो सासू माँ ने मुझे भी रोटियां बनाने के लिए बोल दिया है, पर मैं यहाँ पर किसी से ये भी नहीं कह सकती कि मुझे मुलायम रोटियां बनानी नहीं आती हैं। घर पर तो मैं जब भी रोटियां बनाती थी तो मेरी रोटियां सूख जाती थी। यहाँ भी मैंने कोशिश की है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं मुलायम रोटियां बना पाऊंगी। घर पर तो मम्मी संभाल लेती थी, मैं तो सिर्फ सब्जियां बनाती थी। रोटी का काम तो मम्मी के जिम्मे था, लेकिन यहाँ पर तो सासू माँ ने मुझे ही रोटियां बनाने के लिए बोल दिया है। अब रात की रोटियां मैं कैसे बनाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगी? संगीता दीदी से पूछना भी ठीक नहीं लगेगा, कहीं वो मेरा ही मजाक ना उड़ा दें कि मुझे मुलायम रोटियां बनानी नहीं आती। एक बार कोशिश करती हूँ, शायद बन जाए। किरण ने किसी तरह रोटियां बनाई, लेकिन वो रोटियां सूख गईं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी रोटियां तो बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी जैसी बनी हैं। ये रोटियां माँ, बाबूजी, जेठ जी और आकाश जी ने खाई तो सब मुझ पर हंसने वाले हैं। एक काम करती हूँ, फोन में कोई वीडियो देखती हूँ, शायद कुछ समझ में आ जाए। किरण अपने फोन पर इंटरनेट में वीडियो देखती है, जिसमें बताया गया था कि आटे में थोड़ी सी मैदा मिलाने पर रोटियां मुलायम बनती हैं। क्यों ना मैं भी ये तरीका आजमाऊं? किरण को मुलायम रोटियां बनाने का तरीका मिल गया था और आटे में मैदा मिलाने लगी। ये तो बहुत थोड़ा रहेगा, मुझे तो ज्यादा रोटियां बनानी है ना। एक काम करती हूँ, आधा आटा और आधा मैदा ले लेती हूँ तो और मुलायम रोटियां बनेंगी। किरण चोरी छुपे आटे में मैदा मिलाकर रोटियां बनाती है। रोटियां मुलायम बन जाती हैं और परिवार के सदस्य उसकी तारीफ करने लगते हैं। किरण बहू, रोटियां तो बहुत मुलायम है। हाँ बहू, रोटियां वाकई में बहुत मुलायम बनी है। किरण, तुम्हारी रोटियां मुलायम तो बहुत बनी है, लेकिन सफेद बहुत बनी है, मान लो जैसे कि हम नान खा रहे हो। किरण घबरा जाती है। वो ये तो बस। आकाश की तो आदत है मजाक करने की। रोटियां बहुत अच्छी बनी है बहू, ऐसी रोटियां बनाया करो। मजाक कर रहा था, रोटियां बहुत अच्छी बनी है किरण। आकाश की बात सुनकर किरण मुस्कुरा देती है, पर उस दिन बात खत्म हो गई। लेकिन एक दिन संगीता ड्रम में मटरी बनाने के लिए मैदा ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा मैदे का ड्रम तो खाली है। मैंने तो कुछ दिन पहले ही मैदा मंगवाया था, पर मैदे का ड्रम खाली क्यों है? मैंने तो मैदे का कुछ भी नहीं बनाया, हो सकता है खत्म हो गया हो। एक काम करती हूँ, मैदे के साथ आटा भी देख लेती हूँ, दोनों चीज एक साथ मंगवा लूंगी। ये आटा अलग क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे आटे में मैदा मिला हुआ हो। ये किरण कहीं आटे में मैदा तो नहीं मिलाती? हाँ, तभी उस दिन देवर जी बोल रहे थे कि रोटियां सफेद हैं। हो ना हो, जरूर ऐसा ही है। मुझे किरण से पूछना होगा। मैदे की रोटियां तो हम सबके लिए बहुत नुकसानदायक हैं। तभी किरण आ जाती है। संगीता उसे इस बारे में पूछती है। किरण, सच बताओ, क्या तुमने आटे में कुछ मिलाया है? दीदी, मैंने उसमें थोड़ा सा मैदा मिलाया था ताकि रोटियां मुलायम बन सके। पर क्यों किरण, तुमने मैदे की रोटियां क्यों बनाई? ज्यादा मैदा खाने से भी स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ता है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे नहीं पता था कि इससे स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। दीदी, मैं जब भी रोटियां बनाती हूँ रोटियां सूख जाती हैं। मैंने इंटरनेट पे देखा था कि मैदे की रोटियां मुलायम होती हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, गेहूं के आटे की बनी रोटियां भी मुलायम ही होती हैं। बस सही तरीके से आटा गूंदना आना चाहिए। अगर तुमसे गेहूं के आटे की मुलायम रोटियां बनानी नहीं आती हैं तो मुझसे पूछ लेती, मैं तुम्हें सिखा देती। दीदी, वो मैंने तो सुना था कि जेठानियां बहुत गुस्से वाली होती हैं। सॉरी दीदी, वो मैं थोड़ा घबरा गई थी। किरण, ये सब किस्से कहानियों में होता है कि दौरानी जेठानियां लड़ाई करते हैं। सच तो ये है कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। तुम मुझसे एक बार पूछती तो सही। चलो, मैं तुम्हें अब सही तरीके से रोटियां बनानी सिखाती हूँ। थैंक यू भाभी। अरे, इसमें थैंक यू की क्या बात है?
तुम मेरी अपनी छोटी बहन की तरह हो। देखो, आटे को अच्छी तरह गूंदो और पानी थोड़ा थोड़ा मिलाओ। ऐसे रोटियां अच्छी और मुलायम बनेंगी, और आटा अच्छा करके गूंदता है तो रोटियां पैसे ही बहुत अच्छी बनती हैं। संगीता किरण को सही तरीके से आटा गूंदकर रोटियां बनाना सिखाती है। कुछ दिन बाद किरण भी संगीता की तरह स्वादिष्ट और मुलायम रोटियां बनाना सीख जाती है। परिवार में इस बारे में किसी को पता भी नहीं चला कि उन्होंने मैदे की रोटियां खाई थी। इससे परिवार में खुशी और प्रेम भी बना रहा। साथ में दौरानी और जिठानी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था, और दोनों ने मिलकर परिवार को खुशहाल बनाए रखा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।